कल्पना कीजिए कि आप एक हवाई यात्रा पर हैं। जहाज ने उड़ान भर ली है। वो 11,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। नीचे इंसान की हड्डियों को गला देने वाले सफेद बर्फीले पहाड़। आप उन्हें देखकर प्रकृति की सुंदरता से मोहित हो ही रहे होते हैं कि अचानक आपका जहाज इन्हीं पहाड़ों से टकरा जाता है और अब आप खुद को एक बर्फीले कब्रिस्तान में पाते हैं, जहां बर्फ आपकी चादर है और आसमान आपकी छत। अब आप जिंदा तो बच गए हैं, लेकिन प्रकृति आपको ऐसे नरक के दर्शन कराने वाली है जिसे आपने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। अगले 72 दिन आपको इस बर्फीले कब्रिस्तान में बिताने हैं। आपका सामना होगा एक असहनीय नरक से, जहां आपकी भूख कुछ ही दिन में आपको जानवर बना देगी और आप अपना वो राक्षसी रूप देखेंगे जिसको आप अपनी पूरी जिंदगी भुला नहीं सकेंगे। यह कहानी सिर्फ एक प्लेन क्रैश की नहीं है। यह कहानी है इंसानी इच्छा शक्ति की उस भयानक परीक्षा की जिसने मानवता की सीमाओं को तोड़ दिया। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब हम 16 लोगों की उस अविश्वसनीय और दिल दहला देने वाली यात्रा पर निकल रहे हैं, जहां आशा और निराशा के बीच केवल एक पतली सी रेखा बची थी, जिसका नाम है जिंदगी। साल था 1972 अक्टूबर की एक बेहद ठंडी शाम। दूर पहाड़ों के ऊपर सूरज की आखिरी किरणें सफेद बर्फ पर टूटकर बिखर रही थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो प्रकृति खुद किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रही हो। उसी खामोशी को चीरते हुए एक सफेद फ्लाइट आसमान में तैर रही थी। उरुग्वे फ्लाइट 571। उस फ्लाइट में हंसी, खुशी, उम्मीद और सपने थे। एक रग्बी टीम अपने दोस्तों और परिवार के साथ नए सफर पर निकल रही थी। सबको लगता था कि यह बस एक साधारण उड़ान है, कुछ घंटों की यात्रा, दूसरे देश में जाना, थोड़ा घूमना फिरना और फिर घर वापस आ जाना। लेकिन आसमान ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। बादल धीरे धीरे घने होने लगे। पहले हल्की सी कंपकंपी देने वाली हवा चली, फिर अचानक ऐसा लगा जैसे ठंड अपनी पूरी ताकत से हमला बोल रही हो। फ्लाइट के अंदर बैठे लोग खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था, वाह क्या नजारा है। पर पायलट की आंखों में एक अनजानी सी बेचैनी उतर चुकी थी। रडार स्क्रीन झपकने लगी, कंट्रोल टॉवर से आवाज आना कमजोर पड़ने लगा और चारों तरफ सिर्फ सफेद, इतना सफेद कि जमीन, आसमान और मौत तीनों एक दूसरे में मिलने लगे। कोई नहीं जानता था कि इस खूबसूरत सफर का यह दृश्य दरअसल एक ऐसी दास्तान की शुरुआत है जिसे सुनकर आज भी दुनिया की रूह कांप जाती है। यह कहानी है जीवित रहने की जिद की, जहां भूख, ठंड और मौत ने इंसानों को ऐसी हदों तक पहुंचा दिया जहां पहुंचकर इंसान खुद से भी डरने लगता है। और ये सब शुरू हुआ इस उड़ान से, एक ऐसी उड़ान जिसका मंजिल सिर्फ एक थी, बर्फ की कैद। 13 अक्टूबर 1972 की सुबह उरुग्वे के छोटे से एयरपोर्ट पर हल्की ठंडी हवा बह रही थी, पर उस हवा में एक अजीब हलचल थी, मानो हवा खुद किसी अनजानी घटना को महसूस कर चुकी हो। हवाई जहाज के पास खड़े लोग हंस रहे थे, गले मिल रहे थे, एक दूसरे की तस्वीरें खींच रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कैमरे में कैद हो रही ये मुस्कानें कुछ घंटों बाद किस दर्दनाक किस्से का हिस्सा बन जाएगी। रग्बी टीम के लड़के अपने अपने बैग लहराते हुए फ्लाइट में चढ़ रहे थे, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए, मजाक करते हुए, उत्साह में डूबे हुए। उनकी आंखों में सिर्फ जीत का सपना था। किसी ने भी मौत को अपनी टिकट पर लिखा हुआ नहीं देखा था। फ्लाइट के अंदर हल्की सी ऊष्मा थी। सीटों पर बैठते ही सब अपने अपने ख्यालों में खो गए। किसी को घर की याद आ रही थी, किसी को मैच की चिंता थी और किसी को सफर का रोमांच। लेकिन उसी समय कॉकपिट में दो पायलट, कर्नल फेराडास और को पायलट लघु रारा, रडार पर झपकती हुई आड़ी तिरछी लाइनों को देखकर परेशान होने लगे। बादल अपनी जगह बदल रहे थे, हवाएं दिशा बदल रही थीं और सामने फैले हुए बर्फीले पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे प्रकृति ने धोखे से उन्हें आगे बुलाया हो। फ्लाइट ने आकाश में उड़ान भरी। नीचे शहर की रोशनियां एक एक कर छोटी होती गईं और ऊपर आसमान काला होने लगा। जैसे जैसे फ्लाइट एंडीज पर्वतों के करीब पहुंची, मौसम ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। बादल घने होते गए, फिर और घने और फिर इतने घने कि सूर्य की रोशनी भी उनके भीतर खो सी गई। अचानक फ्लाइट जोर से हिली। केबिन में बैठे मुस्कुराते चेहरे थोड़ी देर को चुप हो गए। किसी ने मजाक में कहा, टर्बुलेंस होगा, चिंता मत करो। लेकिन मजाक के पीछे छुपी आवाज में डर साफ था। फ्लाइट फिर हिली, इस बार पहले से ज्यादा जोर से। बाहरी तापमान -25 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था। खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी थी। बाहर सिर्फ सफेद धुंध, ऐसी धुंध जिसमें रास्ते भी खो जाते हैं और किस्मत भी। कॉकपिट में पायलटों की आवाजें तेज होने लगीं। एल्टीट्यूड कम हो रहा है,
रेडार रिस्पॉन्स कमजोर है, माउंटेन्स बहुत करीब आ रहे हैं, लेकिन केबिन में बैठे यात्रियों को सिर्फ झटके महसूस हो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि हर सेकंड वो मौत के और करीब जा रहे हैं। फिर अचानक कंट्रोल टॉवर से कनेक्शन टूट गया। चाहे जितनी कोशिश की गई, आवाज वापस नहीं आई। और फिर एक सन्नाटा, एक अजीब, भयानक, खतरनाक सन्नाटा, जिसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे हवा भी अपनी सांस रोक लेती हो। फ्लाइट बादलों के अंदर खो चुकी थी। कॉकपिट में अलार्म बजने लगे। पायलटों का चेहरा सफेद पड़ चुका था और यात्रियों को अभी भी नहीं पता था कि ये उड़ान, जिसे सब एक खूबसूरत सफर समझ रहे थे, दरअसल एक अनजाने अंधकार की तरफ बढ़ रही थी। ये वही उड़ान थी जिसका लौटना कभी तय ही नहीं था। पहाड़ों की खामोशी को चीरता हुआ एक आखिरी गूंजता हुआ धमाका, और फिर सफेद बर्फ पर बिखरते हुए धातु के टुकड़ों की आवाज, जैसे किसी दैत्य ने आसमान से लोहे का पहाड़ फेंक दिया हो। फ्लाइट 3 हिस्सों में बिखर चुकी थी। सामने सिर्फ बर्फ, पीछे सिर्फ अंधेरा, और बीच में मानव शरीर, टूटे सूटकेस और चीखों का समंदर। ठंडी हवा इतनी तेज बह रही थी जैसे वह हर चीख को निगल जाना चाहती हो। लेकिन उस बर्फीली दहशत में भी कुछ लोग अपनी फटी सांसों के साथ हिल रहे थे, जिंदा थे। एक एक कर आवाजें उभरने लगीं। कोई है? कोई सुन सकता है? मदद करो, मैं फंसा हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? समय जैसे ठहर गया था। कुछ शरीर बिल्कुल शांत पड़े थे, जैसे नींद में हो, पर वह नींद कभी खुलने वाली नहीं थी। लेकिन फिर भी 47 लोगों में से 27 अभी भी सांस ले रहे थे। टूटे हुए फ्यूजलाज का बीच वाला हिस्सा अब बर्फ के बीच एक ताबूत जैसा खड़ा था। कुर्सियां उखड़ी पड़ी थीं, फर्श पर खून की धारियां जमी हुई थीं, और हर तरफ एक ऐसी ठंड फैली थी जो हड्डियों को काटकर सीधा आत्मा तक पहुंच जाए। कुछ लोग अपनी टूटी हड्डियों को सहलाते हुए उठने की कोशिश कर रहे थे, पर शरीर जवाब दे रहा था। किसी का पैर दबा हुआ, किसी के हाथ में गहरी चोट, और कई लोग तो बेहोश पड़े थे। उनके ठीक सामने खड़े थे एंडीज पर्वत, जिनके नुकीले पहाड़ों ने न जाने कितने यात्रियों को निगल लिया था। आज उन पहाड़ों ने एक और फ्लाइट को अपने पेट में समा लिया था। जितने लोग जिंदा बचे थे, यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन जिंदा रहने का मतलब यह नहीं था कि वे सुरक्षित थे। ठंड बर्फ की तरह शरीर में चिपक रही थी। सांस लेना मुश्किल, चलना मुश्किल, और समझ पाना भी मुश्किल कि आखिर उन्होंने कैसे बच पाया। कुछ यात्रियों ने भारी मन से अपने मरे हुए साथियों को पहचानने की कोशिश की, पर धुंधली आंखें और जमती हुई आंसू उनका चेहरा भी नहीं देखने दे रहे थे। इसी बीच एक लड़का बार बार पुकार रहा था, मेरी बहन कहाँ है? मैंने उसे यहीं बैठा देखा था। लेकिन बर्फ की सफेदी ने किसी को नहीं छोड़ा था। कई चेहरे हमेशा के लिए बर्फ में दफन हो चुके थे। टकराने के कुछ ही मिनटों बाद उनकी पहली कोशिश थी, क्या बाहर कोई हमें देख सकता है? क्या कहीं कोई हेलीकॉप्टर आएगा? पर बाहर इतनी सफेद धुंध थी कि 2 कदम दूर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। ठंडी हवा उनके कानों में फुसफुसा रही थी, जैसे कह रही हो, यहाँ से निकलना आसान नहीं है। उनमें से कई खड़े हुए, पर जैसे ही बाहर निकले, तेज हवाओं ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। बर्फ इतनी गहरी थी कि कदम रखते ही पैर गायब हो जाता। किसी को नहीं पता था कि वे धरती पर खड़े हैं या मौत की गोद में धंस रहे हैं। कुछ ही घंटों में चोटों और ठंड से कई और लोग मरने लगे। बचे हुए 27 लोग अब एक दूसरे को सहारा देकर फ्यूजलाज के अंदर लौट आए। उन्होंने जो देखा उसने उनके दिल में एक भीषण डर भर दिया। बर्फ के उस रेगिस्तान में कोई मदद नहीं आने वाली थी, और तभी उनमें से एक ने धीमे स्वर में कहा, हमें खुद ही जीने का तरीका ढूंढना होगा, वरना ये बर्फ हम सबको निगल जाएगी। इन शब्दों ने एक रहस्यमयी, भयावह और अंतहीन यात्रा की शुरुआत कर दी, जहां हर सांस एक लड़ाई थी और हर रात मौत का इंतजार। रात धीरे धीरे पहाड़ों पर उतर चुकी थी, ऐसी रात जिसे देखकर भी डर लग जाए। बर्फ चारों तरफ से ऐसे घिरी थी जैसे किसी सफेद दरिंदे ने उन्हें अपने जबड़ों में जकड़ लिया हो। टूटा हुआ फ्यूजलाज, जो कभी एक आरामदायक फ्लाइट का हिस्सा था, अब बर्फीली मौत से बचने की उनकी आखिरी पनाहगाह बन चुका था। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि सबके चेहरे एक दूसरे को सिर्फ आवाजों से पहचान रहे थे। टॉर्च की हल्की रोशनी थी जो ठंड में कांपते हाथों से फीकी सी चमक दे रही थी, लेकिन उस रोशनी के दायरे में एक चीज बिल्कुल साफ नजर आ रही थी, डर, भूख और गहरी चीर देने वाली निराशा। पहले दिन जो कुछ खाने को मिला, थोड़ी सी चॉकलेट, कुछ किशमिश, 2-4 बिस्किट और आधी बोतल वाइन, सूरज की रोशनी न के बराबर, आंधियां लगातार और तापमान -30 डिग्री सेल्सियस के करीब। नींद,
ठंड में नींद नहीं आती, बस शरीर दर्द से सिकुड़ता जाता है। भूख का पहला असर पेट में हल्की टीस के रूप में शुरू हुआ, फिर वह टीस हर घंटे एक खंजर की तरह चुभने लगी। ऊपर से पहाड़ों की ठंडी हवा उनके शरीर की हीट खींच रही थी, सांस को भी ठंडा कर दे ऐसी हवा। हर रात फ्यूजलाज के धातु के टुकड़े तेज हवा से टकराकर चीखने लगते थे। सबको लगता था जैसे बाहर कोई अदृश्य शक्ति इस टूटे जहाज को अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। कई लोग अपने कपड़ों में दुबक कर बैठे रहते, पर बाहर चलती हवाओं की आवाजें उनके दिल की धड़कनों से भी तेज थीं। डर सिर्फ मौसम का नहीं था, डर था क्या कोई हमें ढूंढ भी रहा है या हम पहले ही दुनिया के लिए मर चुके हैं। उन्होंने एक रेडियो ठीक किया। कई घंटों की कोशिश के बाद रेडियो से एक टूटती हुई आवाज आई और वह आवाज उनकी हिम्मत को पूरी तरह तोड़ गई। सर्च ऑपरेशन बंद किया जा रहा है, सर्वाइवर्स के मिलने की उम्मीद नहीं है। इन शब्दों ने फ्यूजलाज की ठंड से भी ज्यादा उनके दिल को जमा दिया। कुछ देर खामोशी रही, फिर जैसे किसी ने भीतर से सारी उम्मीद खींच ली हो। किसी ने धीरे से कहा, तो अब हम अकेले हैं। दूसरे ने फटी आवाज में फुसफुसाया, इस बर्फ के मरुस्थल में हमारे लिए कोई वापस नहीं आएगा। यह वह क्षण था जब निराशा ने उनके मन में घर करना शुरू किया, और निराशा सबसे खतरनाक दुश्मन है क्योंकि यह इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। तीसरे दिन भूख इतनी बढ़ गई कि कई लड़कों की आंखें अंदर धंसने लगीं, होठ सूख कर फट चुके थे, कुछ के पैरों में फ्रॉस्ट बाइट शुरू हो चुका था। काले पड़ते हुए उंगलियां जिनमें दर्द नहीं था, क्योंकि दर्द महसूस करने की क्षमता भी ठंड ने छीन ली थी। एक लड़का धीरे से बुदबुदाया, मैं नहीं बच पाऊंगा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे बाहर की हवा किसी की आखिरी इच्छा को निगल रही हो। कुछ लोग अपने परिवार की तस्वीरें निकाल कर देखते रहे, पर ठंडी उंगलियां तस्वीरों को भी पकड़ नहीं पा रही थीं। रात की खामोशी में अचानक किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर हमें बचना है तो हमें ऐसा करना होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सब चौंक गए, चेहरे एक दूसरे की तरफ घूमे, आंखों में आतंक झिलमिला उठा। कोई कुछ बोला नहीं, पर सब समझ रहे थे कि वह किस बारे में बात कर रहा है। भूख अब इंसानों को उनकी इंसानियत से दूर ले जाने लगी थी, और यह डर किसी भी भूख, किसी भी ठंड और किसी भी अंधेरे से ज्यादा खतरनाक था। यही वह पल था जहां जिंदगी और मौत की जंग एक नए डरावने मोड़ पर पहुंचने वाली थी। बर्फीली मौत के बीच 15 दिन बीत चुके थे। बीते 7 दिन से लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। अब भूख ऐसी थी कि वो बर्फ ही खाने लगे, पर वो गले से उतर नहीं रही थी। अब सबसे बड़ा खतरा था भूख, जो हर दिन उनकी रगों से जान खींच रही थी। यह भूख साधारण भूख नहीं थी, यह वह भूख थी जो इंसान को अपने ही विचारों से डरा दे, जो दिमाग के अंधेरे कोनों में ऐसी आवाजें भर दे जिन्हें इंसान सुनना भी नहीं चाहता। उनके शरीर कमजोर हो रहे थे, हड्डियां जैसे ढांचों में तब्दील हो चुकी थीं। चेहरों पर सिर्फ 2 गहरी आंखें बची थीं, जिनमें भय भी था, सवाल भी और एक खामोश विनती भी। उस रात फ्यूजलाज में अंधेरा गहरा चुका था। बाहर हवाएं बर्फ को ऐसे उछाल रही थीं जैसे कोई अदृश्य दानव दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाहता हो। अंदर सब चुप थे, इतनी चुप्पी कि किसी की सांस तक सुनी जा सकती थी। फिर अचानक एक लड़के की आवाज उभरी, धीमी, डरी हुई, कांपती हुई, अगर हमें बचना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हम में से कोई सोच भी नहीं सकता। सब चौकन्ने हो गए, सिर उठे, आंखें फैल गईं। वह बोलता नहीं था, पर उसके शब्दों के पीछे छिपा इशारा सबके दिल में एक गहरी चोट बनकर लगा। फ्यूजलाज के कोने में बर्फ में दबा उनका दोस्त पड़ा था, जो अब कभी उठ नहीं सकेगा। वो सब अब उसे अपने पेट में भरना चाहते थे। ये इंसानी इतिहास की पहली ऐसी घटना होने वाली थी। उनका ये दोस्त कुछ समय पहले हंस रहा था, पर अब एक ठंडी मूर्ति बन चुका था। एक और आवाज आई, थोड़ी हिम्मत से, पर बेहद भारी, हमने अपने साथियों को हमेशा कहा था, हम एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर वो आज होते तो हमें बचाने के लिए शायद यही करते। ये शब्द सुनकर कोई बोल नहीं पाया। उनकी आत्माएं मानो दुविधा से भर गईं। क्या ये पाप है या जिंदा रहने का अधिकार? क्या भगवान हमें माफ करेंगे या ये वह सीमा है जिसे इंसान कभी नहीं लांघे? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, और जवाब की तलाश में उनकी आंखें खुद ब खुद अपने मरे हुए साथियों की तरफ उठ रही थीं। कुछ लोग रो पड़े, कुछ ने जमीन की तरफ देखा, जैसे शर्म उन्हें अंदर से तोड़ रही हो। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम इंसान हैं, जानवर नहीं। एक युवक चिल्लाया। दूसरे ने धीमे से कहा, हम इंसान तभी रहेंगे जब जिंदा रहेंगे।
यह वाक्य उनके दिलों पर एक चोट की तरह लगा, क्योंकि यह सच था, कड़वा, दर्दनाक, लेकिन सच। कई घंटों की बहस, कई आंसू, कई टूटते हुए विश्वास। फिर एक पल आया जब सभी खामोश हो गए। किसी ने नहीं कहा कि वे यह करेंगे, किसी ने नहीं कहा कि वे यह नहीं करेंगे, लेकिन उस रात बर्फीली अंधेरी मौत के बीच उन्होंने वह कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने अपने साथियों को भोजन के रूप में स्वीकार किया, बचने के लिए, जीने के लिए, अपने परिवारों तक पहुंचने के लिए। वे जानते थे दुनिया उन्हें दोष देगी, उन्हें राक्षस कहेगी, उनके निर्णय का मजाक बनाएगी। पर उस क्षण, उस तापमान में, उस बर्फीले नरक में जहां सांस लेना भी एक संघर्ष था, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जिस वक्त उन्होंने ये फैसला लिया, कई लोग चुपचाप रोने लगे। कोई जमीन की ओर देखता रहा, कोई प्रार्थना करता रहा, कोई अपनी आंखें बंद कर लेता, जैसे खुद को इससे दूर करना चाहता हो। लेकिन हंगर डजंट वेट। भूख इंसान की भावनाओं को जानती ही नहीं। उसका सिर्फ एक सवाल होता है, मुझे जिंदा रहने दो या मरने दो। और उन्होंने पहला विकल्प चुना। उस रात मानव इतिहास की सबसे दर्दनाक, सबसे रहस्यमय और सबसे विवादास्पद कहानी ने एक नया अध्याय लिखा। एक ऐसा अध्याय जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा डराएगा और हमेशा सिखाएगा कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जीने की जिद है। अब भूख से तो कुछ आराम मिला था, पर दिन घंटों की तरह नहीं, जख्मों की तरह बीत रहे थे। हर सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी बर्फ पर गिरती, उनकी आंखों में उम्मीद की चमक नहीं बल्कि सवाल उभरता, क्या हम आज बचेंगे या आज हमारा आखिरी दिन है? भूख, दर्द, ठंड, इन्हें वे अब महसूस भी नहीं कर रहे थे। शरीर इतना थक चुका था कि दुख भी सुन्न हो चुका था, लेकिन दिमाग, वह अभी भी जिंदा था। दिमाग अभी भी लड़ना चाहता था। और इसी जंग ने दो लड़कों के भीतर एक आग भर दी थी, नांडो पाराडो और रोबर्टो कनेसा। नांडो के अंदर एक आग थी, एक ऐसा दर्द जो बाकी किसी के पास नहीं था। उसने अपने सामने अपनी माँ को देखा था, जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। वो कई दिन तक तो उनके पास ही बैठा था, पर अब उस शरीर से बदबू आने लगी थी। उसने अपनी बहन को आखिरी बार सांस लेते देखा था। वह जानता था यदि वह इस बर्फीले नरक से बाहर नहीं निकला तो उसकी माँ और बहन स्वर्ग में भी दुख ही महसूस करेंगी। उसकी आंखों में एक पागलपन सी चमक थी, ऐसा पागलपन जो इंसान को असंभव करने की शक्ति देता है। रोबर्टो हमेशा शांत रहने वाला, सोचने वाला, हर समस्या का तरीका ढूंढने वाला लड़का था। वह अपने घुटते हुए साथियों को देखता और उसके दिल में एक कसक उठती, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम सभी धीरे धीरे मर जाएंगे। रोबर्टो की खामोश आंखों में भी अब एक जिद जाग चुकी थी, जिंदगी की और अपने साथियों की। एक रात जब बाकी लोग सोने की कोशिश कर रहे थे या कहें बेहोशी जैसी नींद में डूबे हुए थे, नांडो और रोबर्टो ने फ्यूजलाज के बाहर कदम रखा। बर्फ इतनी सफेद थी कि लगता था धरती का चेहरा गायब हो चुका है। चांद की रोशनी में वे दो परछाइयां दिखाई दे रही थीं और उन परछाइयों के सामने अदृश्य पहाड़ एक राक्षस की तरह खड़े थे। हर कदम उनके पैरों को बर्फ में ढांसा देता था, हर सांस जैसे गले में किसी कील की तरह चुभती, हर झोंका उनके चेहरे काटता हुआ निकलता। पर वे रुके नहीं। उनके अंदर इतनी आग थी कि बर्फ भी उसे बुझा नहीं पाई। नांडो ने पहाड़ की तरफ देखा। वह पहाड़ नहीं था, वह एक दीवार था, एक बर्फीली, नुकीली, अंतहीन दीवार। रोबर्टो बुदबुदाया, हम इसे पार नहीं कर पाएंगे। नांडो ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमने इसे पार न करने के लिए नहीं बल्कि कोशिश करने के लिए जन्म लिया है। ये शब्द उनकी आत्माओं को गर्मी दे रहे थे, उम्मीद दे रहे थे, लेकिन बर्फ किसी को उम्मीद नहीं देती। तीसरे दिन उनके पैरों से खून रिसने लगा, कपड़े फट गए, हवा इतनी तेज चलने लगी कि लगता था पहाड़ खुद उन्हें नीचे फेंक देना चाहता है। लेकिन वे चलते रहे, दिन रात, रात दिन, एक अंतहीन चक्र। 10वें दिन जब सूरज ढल रहा था और आकाश लाल हो चुका था, तभी रोबर्टो ने अचानक दूर इशारा किया, देखो वहाँ धुआं। नांडो ने आंखें चौड़ी की। धुआं मतलब इंसान, जिंदगी, बचाव। उनकी सांसें तेज हो गईं, आंखों में पानी आ गया, ठंड से नहीं बल्कि उस खुशी से जिसे शब्दों में बांध पाना असंभव था। वे गिरते पड़ते, घिसटते, रेंगते उस दिशा में बढ़ने लगे। और फिर पहली बार 72 दिनों में उन्होंने एक इंसान को खड़े देखा, एक चरवाहा जो उन्हें देखकर अचंभे से पीछे हट गया। नांडो ने अपनी पूरी बची हुई ताकत से सिर्फ 3 शब्द कहे, प्लेन क्रैश, सर्वाइवर्स। चरवाहे के चेहरे का रंग उड़ गया। वह दौड़ता हुआ गांव की ओर भागा। नांडो और रोबर्टो उसी बर्फ पर गिर पड़े। उनकी आंखें बंद हो रही थीं,
लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उस रात पहली बार बर्फीले पहाड़ों में उम्मीद की लौ जली। कल हेलीकॉप्टर आएंगे, कल उनके साथी जिंदा रहने का मतलब समझेंगे, कल दुनिया जानेगी कि दो लड़कों ने मौत के पेट से निकलकर जीवन को मात दे दी। और यही उनकी आखिरी कोशिश थी, एक कोशिश जिसने इतिहास बदल दिया। नांडो और रोबर्टो की आधी टूटी आधी जिंदा काया ठंडी बर्फ पर पड़ी थी। कदमों के नीचे खून जम चुका था, सांसें धुआं बनकर उड़ रही थीं और उनकी आंखों में वो चमक थी जो मौत की आंखों में झांक कर भी वापस लौट आए। दूर पहाड़ों के नीचे एक नन्हा सा गांव था, दुनिया की हलचल से दूर, सफेद बर्फ और नीली खामोशी के बीच छुपा हुआ। उस गांव के चरवाहे ने उन्हें पहली बार देखा तो उसके चेहरे पर दहशत फैल गई, मानो उसने किसी दूसरी दुनिया से आए भूत देख लिए हों। नांडो ने अपने कंपाते होंठों से आखिरी बार फुसफुसाया, हम अंडेस क्रैश के सर्वाइवर हैं। चरवाहे की आंखें फैल गईं। वह खुद भागा नहीं, पहाड़ों का फौलादी आदमी था वह, लेकिन उसने जान लिया कि आज उसके सामने मानव इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार जिंदा खड़ा है। दोनों लड़कों को उसने अपने कांपते हाथों से उठाया, फिर एक छोटी पत्थर की झोपड़ी में ले गया। उधर बर्फीली मौत की कैद में बाकी साथी बार बार आसमान को देख रहे थे। कानों में हवा की सीटी थी, दिल में वह सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलता। क्या नांडो और रोबर्टो जिंदा होंगे? क्या वे मदद लाएंगे या क्या हम हमेशा के लिए बर्फ में खो जाएंगे? ठंड इतनी बढ़ गई थी कि कुछ लोग बोलते बोलते बेहोश हो जाते, कुछ बैठते बैठते सो जाते और पता नहीं चलता कि वे सो रहे हैं या मर चुके हैं। हर घंटे उन्हें लगता कि यह आखिरी घंटा है। लेकिन तभी दूर पहाड़ों के पीछे आसमान में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, फड़फड़ाहट, बढ़ती गूंज, हवा में धातु की कंपी। सभी चौंक कर बाहर दौड़े, नंगे पैरों से बर्फ चीरते हुए, और उन्होंने जो देखा उसने उनकी आत्माओं को हिला दिया। आसमान में एक हेलीकॉप्टर घूम रहा था, बर्फ की सफेदी को चीरते हुए, जैसे किसी देवता ने उन्हें देख लिया हो। लोगों की आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे। कई लोग घुटनों के बल गिर पड़े, किसी ने अपनी छाती को पकड़ा तो कोई जमीन को चूमने लगा। इतने दिनों बाद, इतने अंधेरे के बाद, इतनी मौतों के बाद आज आशा को पंख मिले थे। हेलीकॉप्टर नीचे उतरा और सैनिक बाहर कूदे। उन्होंने बस यही कहा, हम नांडो और रोबर्टो के भेजे हुए हैं। पीछे खड़े बचे हुए लोगों की चीखें रुलाई में बदल गईं, खुशी की, दर्द की, उम्मीद की। हेलीकॉप्टर सिर्फ कुछ लोगों को ले जा सकता था। पहली उड़ान में उन्हें सिर्फ 4 से 5 जिंदा लोग ही ले जाना था। बाकियों ने धीरे से कहा, पहले उन्हें ले जाओ जो सबसे ज्यादा बीमार हैं। ये शब्द दुनिया के किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा इंसानियत से भरे थे। उन्होंने अपने हिस्से की जिंदगी दूसरों को दे दी। हेलीकॉप्टर उड़ गया, पीछे बच गए बाकी लोग, लेकिन अब उनके दिलों में डर नहीं था। एक ही सुर गूंज रहा था, हम बच जाएंगे। उधर नांडो और रोबर्टो को चरवाहों ने खाना दिया, गर्म कपड़े दिए और अपने घरों में जगह दी। कोई उनसे सवाल नहीं कर रहा था, कोई उनसे डर नहीं रहा था। वे सिर्फ यह देख रहे थे कि उनके सामने दुनिया के सबसे बहादुर 2 लड़के बैठे हैं। और रात को अखबारों, पुलिस और सेना में खबर फैल गई, अंडेज में 72 दिन बाद 16 लोग अभी भी जिंदा हैं। दुनिया हैरान थी, सहमी हुई थी, चकित थी। इतिहास उस रात बदल गया। अगली सुबह जब बर्फ पर सूरज की रोशनी पड़ी, ऐसा लगा मानो प्रकृति आज खुद मुस्कुरा रही हो। हेलीकॉप्टरों की आवाज पहाड़ों की गूंज बन चुकी थी। आसमान से नीचे उतरते सैनिक फरिश्तों की तरह लग रहे थे। बाकी बचे लोग एक एक कर बाहर आए। उनकी चाल धीमी थी, चेहरे धंसे हुए, शरीर कांप रहा था, पर आंखों में जो चमक थी वह 1000 सूरजों से ज्यादा तेज थी। वे बचे थे, जीवित, मौत के पेट से निकलकर। सैनिकों ने उन्हें उठाया, गर्म कपड़े पहनाए, उन्हें अपने कंधों पर लादा और हेलीकॉप्टर की ओर ले गए। हर कदम ऐसा लगता था मानो वे बर्फ की कैद से निकलकर जन्नत की ओर जा रहे हों। जब हेलीकॉप्टर सैन्य बेस पर उतरा, दुनिया भर की कैमरों की फ्लैश आसमान में बिजली की तरह चमक उठी। माताएं चीख पड़ी, पिताओं की आंखें भर आईं और भाई बहन दौड़कर अपने खोए हुए बच्चों को गले लगाने लगे। नांडो और रोबर्टो साथ खड़े थे, कमजोर, टूटे हुए, पर गर्व और जीत से भरे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सिर्फ मुस्कुराए, क्योंकि शब्द अब इन 72 दिनों की कहानी बयान नहीं कर सकते थे। जब यह दुनिया तक पहुंचा कि बचे हुए लोगों ने जीवित रहने के लिए क्या निर्णय लिया था, दुनिया दंग रह गई। कई लोग बोले ये गलत है, कई बोले ये मानवता का अपमान है, पर नांडो ने सिर्फ एक वाक्य में पूरी पृथ्वी को शांत कर दिया। हमने यह नहीं किया क्योंकि हम चाहते थे, हमने यह किया क्योंकि हम जीना चाहते थे, बस इतना ही। यही वह सच था जो उनकी आंखों में भी झलक रहा था। 72 दिन मौत, बर्फ, ठंड, निष्क्रियता और निराशा से लड़ने के बाद 16 लोग जिंदा दुनिया में लौट आए।